नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। देश भर में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी। कल पूरा हो जाएगा 1,65,00,000 डोज की आपूर्ति का काम। कोविन ऐप के जरिए पूरी प्रक्रिया पर रखी जाएगी निगरानी। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री करेंगे अभियान की शुरुआत। वायुसेना को मिलेंगे 83 तेजस लड़ाकू विमान। केंद्र सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए के सौदे को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगी डील। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना से देश में करोड़ों किसानों को मिला लाभ। 13 जनवरी 2016 को योजना की शुरुआत से अब तक 90,000 करोड़ रुपए किसानों में वितरित। किसान संगठनों के साथ वार्ता जारी रखने के पक्ष में सरकार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कृषि और किसान पर सरकार का विशेष फोकस। 15 जनवरी को किसान संगठनों के साथ अगले दौर की वार्ता। और देश भर में लोहड़ी की धूम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कल मनाया जाएगा मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू का त्योहार। देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की तैयारी अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड वैक्सीन और भारत बायोटेक का कोवैक्सीन देश भर के शहरों में पहुंचाया जा रहा है। अब तक कई वैक्सीन स्टोरों तक वैक्सीन की पहली खुराक पहुंचाई जा चुकी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 1,65,00,000 टीकों की सप्लाई के बाद भी कोविड टीके की सप्लाई लगातार जारी रहेगी। देश में 16 जनवरी से कोविड महामारी के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है। इससे पहले देश के सभी शहरों तक वैक्सीन सप्लाई का काम जारी है। अब तक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, हैदराबाद, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, पणजी, अहमदाबाद, राजकोट, लखनऊ, वाराणसी, पटना, रांची, जमशेदपुर, भोपाल, चंडीगढ़, करनाल, कुरुक्षेत्र, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, शिलोंग और अगरतला में वैक्सीन की खेप पहुंचाई जा चुकी है। फिलहाल देश में 29,947 कोल्ड चेन पॉइंट हैं, जिसमें 85,634 मशीन या इक्विपमेंट हैं, जिसमें वैक्सीन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। देश में वर्तमान में 1 करोड़ वैक्सीन के डोज को प्रिजर्व करने की क्षमता है। चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और करनाल में 4 सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो हैं, जो GMSD के तहत काम करता है। वहीं 53 स्टेट वैक्सीन स्टोर हैं। स्टेट वैक्सीन स्टोर या तो डिपो से वैक्सीन की आपूर्ति हासिल करते हैं या फिर सीधे वैक्सीन निर्माता कंपनी से वैक्सीन लेते हैं। इसके बाद स्टेट वैक्सीन स्टोर वैक्सीन को क्षेत्रीय, जिला, उप जिला स्तर के कोल्ड चेन केंद्रों को इंसुलेटेड वैन द्वारा भेजते हैं। इन स्टोर से 16 जनवरी को टीके विभिन्न अस्पतालों में भेजे जाएंगे। 4 बड़े स्टोर्स हैं जिनमें ये वैक्सीन आ रही है, जो भारत सरकार के हैं। उनको हम GMSD कहते हैं। करनाल में, कलकत्ता में, चेन्नई में और मुंबई में। हर राज्य में एक न एक रीजनल वैक्सीन स्टोर है। दीज आर ऑल टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्टोर्स। लेकिन कुछ राज्य हैं, बड़े राज्य, जहां एक से ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में 9 ऐसे रीजनल वैक्सीन स्टोर हैं। मध्य प्रदेश में 4 हैं, गुजरात में 4 हैं, केरल में 3 हैं, जम्मू कश्मीर में 2, कर्नाटक में 2 और राजस्थान में 2। तो इन सभी स्थानों पर ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर द्वारा प्राप्त होगी और वहाँ से फिर राज्य सरकारों की जवाबदेही है कि वो उसको डाउन द कोल्ड चेन ट्रांसपोर्ट करें।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के अन्य शहरों में 14 जनवरी तक कुल 1 करोड़ 65 लाख डोज की आपूर्ति हो जाएगी। इनमें 1 करोड़ 10 लाख कोविशील्ड जबकि 55 लाख डोज कोवैक्सीन की होंगी। कोवैक्सीन को भारतीय कंपनी भारत बायोटेक ने ICMR की मदद से तैयार किया है। वहीं ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार किया जा रहा है। सरकार ने पहले फेज के लिए कोविशील्ड की 1.1 करोड़ खुराक के ऑर्डर दिए हैं। इसकी हर खुराक की कीमत 210 रुपए है, यानी सरकार को अपने पहले ऑर्डर में 231 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 55 लाख खुराक का ऑर्डर दिया गया है। भारत सरकार ने 110 लाख डोजेज कोविशील्ड वैक्सीन की SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एट द कॉस्ट ऑफ ₹200 पर डोज प्रोक्योरमेंट करने का एग्रीमेंट किया है। इसी प्रकार भारत सरकार ने कोवैक्सीन वैक्सीन की 55 लाख डोजेज भारत बायोटेक से प्रोक्योर करने का निर्णय लिया है। ये जो 55 लाख हैं, इनमें से 38,50,000 डोजेज ऐसी हैं जिनकी कीमत 295 रुपये प्रति डोज है। BBIL is providing 16.50 lakh doses of Covaxin free of cost to the central government as a special gesture. 100% doses 14 जनवरी 2021 तक रिसीव हो जाएंगी। When I say 100%, उसका अर्थ है 1 करोड़ 10 लाख डोजेज जो कि SII से आएंगी और 55 लाख डोजेज जो कि भारत बायोटेक लिमिटेड से आएंगी। फिलहाल देश में 2 टीकों को आपातकालीन मंजूरी दी गई है। वहीं 4 कंपनियां जाइडस कैडिला, स्पुतनिक V, बायोलॉजिकल एडवांस और जिनोवा अपने अपने टीकों के सीमित आपातकालीन उपयोग की मंजूरी के लिए आवेदन देने वाली हैं। यानी भारत में जल्द ही उपलब्ध कोरोना वैक्सीन की संख्या 2 से बढ़कर 6 हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को देश में कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कोविन ऐप को भी लॉन्च करेंगे। कोविन एक ऐसा ऐप है जो कोरोना वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखेगा। दुनिया के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की निगरानी कोविन ऐप के जरिए की जाएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी ई-विन का अपग्रेडेड वर्जन है। इसे मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। लोगों को वैक्सीन के लिए यहां रजिस्टर करना होगा। कोविन ऐप टीकाकरण की प्रक्रिया, प्रशासनिक क्रियाकलापों, टीकाकरण कर्मियों और उन लोगों के लिए एक मंच की तरह काम करेगा जिन्हें वैक्सीन लगाई जानी है। कोविन ऐप में 5 मॉड्यूल हैं। पहला प्रशासनिक मॉड्यूल, दूसरा रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, तीसरा वैक्सीनेशन मॉड्यूल, चौथा लाभान्वित स्वीकृति मॉड्यूल और 5वां रिपोर्ट मॉड्यूल। प्रशासनिक मॉड्यूल उन लोगों के लिए है जो टीकाकरण कार्यक्रम का संचालन करेंगे। इस मॉड्यूल के जरिए वो सेशन तय कर सकते हैं जिसके जरिए टीका लगवाने वालों और प्रबंधकों को नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी मिल सकेगी। रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल उन लोगों के लिए होगा जो टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। वैक्सीनेशन मॉड्यूल उन लोगों की जानकारियों को वेरीफाई करेगा जो टीका लगवाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और इस बारे में स्टेटस अपडेट होगा। लाभान्वित स्वीकृति मॉड्यूल के जरिए टीकाकरण के लाभान्वित लोगों को मैसेज भेजे जाएंगे। साथ ही इससे QR कोड भी जनरेट होगा और लोगों को वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। वहीं रिपोर्ट मॉड्यूल के जरिए टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़ी रिपोर्ट तैयार होगी, जैसे टीकाकरण के कितने सेशन हुए, कितने लोगों को टीका लगा, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन के बावजूद टीका नहीं लगवाया। इस टीकाकरण अभियान में सबसे अहम उनकी पहचान और मॉनिटरिंग का है जिनको टीका लगाना है। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। आधार की मदद से लाभार्थियों की पहचान भी की जाएगी और उनको दूसरी डोज समय पर मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। ऐसे में कोविन ऐप के जरिए नागरिकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। कोविन ऐप लॉन्च होने के साथ ही सेल्फ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वैक्सीन लेने के इच्छुक लोगों को कोविन प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर करवाना होगा। इसके बिना वैक्सीन नहीं दी जाएगी। इसके लिए लोगों को प्ले स्टोर से कोविन ऐप को डाउनलोड करना होगा।
और उस पर खुद को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक, पोस्ट ऑफिस की तरफ से जारी की गई पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट और राज्य या केंद्र द्वारा जारी सर्विस आइडेंटिटी कार्ड जैसे दस्तावेज मान्य होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए दिखाए गए दस्तावेज को वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखाना जरूरी होगा। तो सेशन एलोकेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी डिजिटली होगी। बेनिफिशियरी को वैक्सीनेशन हुआ ये भी डिजिटली कैप्चर किया जाएगा और उसको अगला डोज लेने के लिए कब आना है ये इन्फॉर्मेशन भी उसको डिजिटली दी जाएगी। और जब दोनों डोजेज मिल जाएंगी तो एक QR कोड आधारित सर्टिफिकेट जनरेट होगा जो डिजिटल सर्टिफिकेट है। कोविन ऐप पर टीके के लिए रजिस्ट्रेशन कराने पर ऐप के जरिए ही टीका लगने की तारीख, स्थान और अन्य जानकारी दी जाएगी। दोनों डोज लगने के बाद व्यक्ति के फोन पर ही सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई। इसमें मंत्रिमंडल ने लगभग 48,000 करोड़ रुपए के सबसे बड़े स्वदेशी रक्षा खरीद सौदे को मंजूरी दी। वायुसेना को मजबूत करने के लिए 83 स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को बेड़े में शामिल किया जाएगा। सरकार ने 73 LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमान और 10 LCA तेजस MK-1 ट्रेनर विमानों की खरीद को मंजूरी दी, जिसमें 45,696 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजाइन और विकास के लिए 1,202 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A देश में ही डिजाइन, विकसित और निर्मित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बताया कि वायुसेना की मजबूती के लिए यह फैसला लिया गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह डील रक्षा के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण करता है। ऐसे में यह सौदा आत्मनिर्भर भारत पहल को आगे बढ़ाएगा और देश में रक्षा उत्पादन और रक्षा उद्योग को बढ़ावा देगा। मंत्रिमंडल ने भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी के बीच विज्ञान और तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। इस समझौता ज्ञापन के तहत जानकारी, आंकड़ों और मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान और समुद्र विज्ञान से संबंधित उपकरण के संबंध में आदान प्रदान का प्रस्ताव है। देश के किसानों के हितों की रक्षा के लिए लाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने आज 5 साल पूरे किए हैं। किसानों को समृद्ध कर उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने 13 जनवरी 2016 को इस महत्वाकांक्षी बीमा योजना को लागू किया था। ये योजना फसलों के जोखिम कवरेज को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई। देश के कई हिस्सों में किसी न किसी आपदा के चलते हर साल किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। इससे न केवल किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था, बल्कि खेती किसानी को लेकर उनका आत्मविश्वास भी डगमगाता था। किसानों के हितों का ख्याल रखते हुए केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। इस योजना से जुड़े किसान प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हुई फसलों की भरपाई पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम फसल बीमा योजना के 5 साल पूरा होने पर किसानों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि देश के अन्नदाताओं को प्रकृति के प्रकोप से सुरक्षा प्रदान करने वाली पीएम फसल बीमा योजना के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। इस स्कीम के तहत नुकसान का कवरेज बढ़ने और जोखिम कम होने से करोड़ों किसानों को लाभ हुआ है। इसके सभी लाभार्थियों को मेरी बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना ने कैसे किसानों को अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित किया है। दावों के निस्तारण में कैसे पूरी पारदर्शिता बरती गई है। इससे संबंधित ऐसी सभी जानकारियां नमो ऐप के योर वॉइस सेक्शन में रखी गई हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे होने पर कहा कि योजना के तहत नुकसान का कवरेज बढ़ने और जोखिम कम होने से करोड़ों किसानों को फायदा हुआ है। अभी तक इस योजना में 25 करोड़ से अधिक किसान बीमित हो चुके हैं। प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ किसान नए जुड़ रहे हैं और अभी तक अगर हम देखेंगे
तो लगभग 14 से लेकर 19 के बीच में 16,000 करोड़ रुपया किसानों का प्रीमियम के रूप में जमा हुआ और उसके विरुद्ध उनके नुकसान की जो भरपाई है वो 86,000 करोड़ रुपया देकर की गई। और अभी तक अगर हम देखेंगे तो 90,000 करोड़ रुपया किसानों को नुकसान की भरपाई के रूप में दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 90,000 करोड़ रुपए के दामों का भुगतान किया जा चुका है। वहीं लॉकडाउन के दौरान करीब 70 लाख किसानों को इसका फायदा मिला है। अगर मोटा मोटा देखें कंप्लीट एग्रीगेशन, तो कंप्लीट एग्रीगेशन में 5 साल में 90,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अगर इसका स्प्रेड देखें तो आज के दिन हर साल 5.5 करोड़ किसान भाई इसमें अपना दावा फाइल करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है, जो रबी, खरीफ, नकदी और बागवानी फसलों को भी कवर करती है। किसानों को सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का प्रीमियम देना होता है। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामलों में नियमों के मुताबिक 5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है। फसल बीमा योजना के तहत भूस्खलन, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटने की वजह से होने वाले नुकसान पर सुरक्षा मिलती है। साथ ही किसानों को कीड़े और रोग के कारण नुकसान होने पर भी बीमा कवर मिलता है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में ये योजना अपना अलग महत्व रखती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कृषि मामले पर बनाई गई समिति जल्द ही अपना काम शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस समिति का दफ्तर दिल्ली में होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नामित चारों ही सदस्य कृषि क्षेत्र में जाने माने नाम हैं और खेती सुधार की आवाज लंबे समय से उठाते रहे हैं। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध दूर करने के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय समिति में 4 विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। समिति को 10 दिन के भीतर अपना कामकाज शुरू करना है और 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपनी है। समिति में शामिल किए गए कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी भारतीय अनुसंधान परिषद में प्रोफेसर हैं। साथ ही वो नीति आयोग के तहत बनी एग्रीकल्चर टास्क फोर्स कृषि बाजार सुधार पर बने विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष हैं। अशोक गुलाटी पूर्व में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके अलावा कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर प्रमोद जोशी अपने क्षेत्र में जाना माना नाम है। फिलहाल साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक जोशी पूर्व में हैदराबाद स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट के निदेशक भी रह चुके हैं। प्रमोद कुमार जोशी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में साउथ एशिया के कोऑर्डिनेटर थे। समिति में शामिल भूपेंद्र सिंह मान भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख और किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए साल 1990 में राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया था। समिति में शामिल एक और किसान नेता अनिल घटवत महाराष्ट्र में किसानों के बड़े संगठन शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। जानकार मानते हैं कि इस समिति में शामिल सभी सदस्य किसान की आवाज को बुलंद करते रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अभी किसानों के बिल के संदर्भ में समिति का गठन किया है, इस पर मुझे उम्मीद है कि इस समिति द्वारा निश्चित ही एक ऐसा सुझाव आएगा जो किसानों के लिए भी हितकर होगा और सरकार की जो अपेक्षाएं हैं इस बिल के साथ उसके प्रारूप को भी अच्छे रूप में प्रस्तुत करने का एक सुझाव आएगा। मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 नए कानून लेकर आई है। इनमें किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। राज्यसभा सचिवालय की ओर से कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के नोटिस फॉर्म नोटिस कार्यालय में उपलब्ध कराए गए हैं। सदस्य इन प्रपत्रों पर ई नोटिस के अलावा प्रश्नों के नोटिस दे सकते हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सत्र की शुरुआत में तारांकित प्रश्नों के नोटिस के लिए एक सदस्य को 150 फॉर्म जारी किए जाएंगे।
और यदि आवश्यक हो तो 50 तक अतिरिक्त फॉर्म बैच में प्राप्त किए जा सकते हैं। शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवा मामलों और खेल संबंधी संसदीय पैनल की बुधवार को बैठक हुई। इसमें स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के साथ पाठ्य पुस्तकों की सामग्री और डिजाइन में सुधार पर एनसीईआरटी और सीबीएसई के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई। और इस बैठक में एजेंडे में पाठ्य पुस्तकों में से राष्ट्रीय नायकों के बारे में गैर ऐतिहासिक तथ्यों और विकृतियों के संदर्भों को हटाने पर विचार विमर्श शामिल किया गया। भारतीय इतिहास के सभी नायकों को बराबर या समानुपातिक संदर्भ सुनिश्चित कराना भी बैठक का हिस्सा था। साथ ही राष्ट्रीय और महान महिला नेताओं की भूमिका को पाठ्यक्रमों में उजागर करने पर विचार हुआ। यूरोपीय संघ के साथ रिश्तों को और मजबूत करने के लिए भारत ने संयुक्त स्पीकर और सांसद फोरम बनाने का प्रस्ताव दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली के साथ बातचीत में दोनों लोकतंत्र के बीच संबंधों को और पुख्ता करने के लिए कहा कि इससे दोनों देश एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में कोविड-19 महामारी के बाद सहयोग के अवसरों और व्यापार समेत जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय समुदाय दुनिया के 22% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में आपसी सहयोग के माध्यम से पूरी दुनिया में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच पिछले साल जुलाई में शिखर वार्ता हुई थी। इसके बाद दोनों के संबंधों में काफी बेहतरी आई। भारत और यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी भी हैं और व्यापार सहित निवेश के क्षेत्र में सहयोग के काफी अवसर हैं। दोनों संसदों में मिलकर किस तरीके से हम लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत करें और उस वैश्विक समुदाय को अधिक सहयोग और समन्वय के साथ हम बेहतर ढंग से चुनौतियों का मुकाबला कर सकें। भारत और यूरोपीय संघ के साथ हमारे संबंधों को हम बहुत महत्व देते हैं। और कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार ने आज 17 महीने पुराने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने 7 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में उमेश कट्टी, अरविंद लिम्बावली, एमबीटी नागराज, मुरुगेश निरानी, आर शंकर, सीपी योगेश्वर और एस अंगारा शामिल रहे। इन सभी को बीएस येदियुरप्पा मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। भारत ने आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 8 सूत्रीय फॉर्मूला पेश किया। अगर इसका पालन किया जाता है तो ये आतंक के खतरे को जड़ से खत्म करने में मददगार साबित होगा। सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्यता हासिल होने के बाद भारत की कोशिश है कि वो संयुक्त राष्ट्र पर आतंकवाद के खिलाफ प्रस्तावों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दबाव बनाए रखे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य बनते ही भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अपना रुख एक बार फिर साफ कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की विश्व स्तर पर आतंकवाद से निपटने के लिए 8 सूत्रीय कार्य योजना आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए भारत और दुनिया के अनुभव को साझा करती है। इसमें वे सभी कारक शामिल हैं जिनमें या तो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं या उसके खतरे को जन्म देते हैं। आतंकवाद के पनपने, प्रसार और पैर जमाने के लिए उन देशों के राष्ट्रीय सरकारों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। Mr. Jaishankar has pointed out, there are a lot of things that needs to be done to strengthen the global architecture for counter-terrorism. Now, the impact of his speech would be that it will raise awareness amongst the various nations that they should work towards making this counter-terrorism structure strong. And one hopes that the UN Security Council will take these 8 points seriously. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी देश की कट्टरता और उग्रवाद ही आतंकवाद की असल वजह है। उन्होंने कहा कि आंतरिक कारणों की वजह से सामाजिक ताने बाने को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। उनका इशारा
कट्टरपंथी इस्लामिक शासन की तरफ था, जो अक्सर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कट्टरता का इस्तेमाल करते हैं। That exclusivist approaches, they foment radicalization, they foment separatism, and they foment mistrust. So all countries are required to follow policies which are inclusive, which take on board everybody's concern. And I think, and also each country need to spend resources on strengthening the internal counterterrorism structures. विदेश मंत्री ने 8 सूत्रीय कार्य योजना को लेकर दुनिया भर में सरकारों के स्तर पर मजबूत राजनीतिक समझ और इस मुद्दे की संवेदनशीलता की जरूरत पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने आतंकवादियों को उचित ठहराने या महिमा मंडित नहीं करने, दोहरे मानदंड लागू नहीं करने, आतंकवादियों को समर्थन देने, धन मुहैया कराने और सुरक्षित पनाह देने वाले देशों को जवाबदेह ठहराने पर भी जोर दिया। इस संबंध में उन्होंने SATF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अधिक शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, भोगी बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, भोगाली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कामना की कि इन त्योहारों के माध्यम से हमारे समाज में प्रेम, स्नेह और सौहार्द का बंधन मजबूत हो और देश में समृद्धि और खुशहाली बढ़े। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी देशवासियों को लोहड़ी और भोगी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि उमंग और उत्साह से मनाए जाने वाले ये पर्व नई फसल का स्वागत करने और प्रकृति का धन्यवाद करने का अवसर है। मेरी कामना है कि ये त्योहार आपके जीवन में नई आशा, आपके रिश्तों में नई ऊष्मा और घर में खुशहाली लाए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने परिवार के साथ गोवा के राजभवन में भोगी पर्व को मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी हैं और सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। और इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके देशवासियों को लोहड़ी पर्व की बधाई दी। और चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील कि कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।